ने जवाब भी दे दिया, सब जानते हुए समझते हुए, इसीलिए छोड़ दिया कि सब जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि सारे लूट खाएंगे देश को, और उसके बाद भी मैं अपना ही घर संभालते रहूँ, अपना ही करियर बनाते रहूँ। लानत है मुझ पर, है ना। कौन आएगा आगे करने, बताइए ना। अगर अच्छे आदमी लोग नहीं आएंगे, सही लोग नहीं आएंगे राजनीति में, तो इन दरिंदों के हवाले कर दें बिहार। थोड़ी देर पहले इस मीटिंग में प्रशांत भाई ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि माननीय प्रधानमंत्री आके माननीय मुख्यमंत्री जी को जब कह के जाते हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है इसी प्रेम में, इस उल्लास में, है ना, इस जज्बात में बना दिए गए। इतना तो कॉमन सेंस भी अगर मिसिंग है जेडीयू में, तो मुझे लगता है जेडीयू को इस चुनाव के बाद अपना दुकान बंद करके चले जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारी मौजूदगी है इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में, और हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुके थे कि हम इस वक्त जन सुराज पार्टी, जो बिहार की एक नई नवेली पार्टी है, उसके पहले होली मिलन समारोह कार्यक्रम में आए थे, जहां पर पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का एक हुजूम लगा हुआ था। और आज जिस तरह का होली मिलन समारोह हमने देखा, हमने अपने पत्रकारीय जीवन में किसी राजनीतिक पार्टी का इस तरह का होली मिलन समारोह कार्यक्रम नहीं देखा था जिसमें कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई हो। हमारे साथ हैं बिहार के नहीं, देश के पूर्व चर्चित आईपीएस, जिन्हें कि असम का सिंघम भी कहा जाता था, लेकिन अब वो बिहार पुलिस सेवा को छोड़ चुके हैं और राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे साथ हैं बक्सर से आनंद मिश्रा, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी अपनी उम्मीदवारी जता चुके हैं और इस वक्त जन सुराज पार्टी के साथ प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम आनंद मिश्रा जी से बात करेंगे और यह समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जन सुराज किस तरह से काम करती है, और ये भी कि मौजूदा बिहार का राजनीतिक परिदृश्य कैसा इशारा कर रहा है कि जो ये आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वो किस तरह के होने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हम शुरुआत करते हैं इस बातचीत की, तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि कल ही बिहार में जो बिहार की नई कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है, उसमें जिस तरह से मंत्रियों को दिया गया है भाजपा के कोटे से, और एक तरीके से एक सोशल जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही है इस पूरे कवायद में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो विधानसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ और उसमें सिर्फ भाजपा के ही विधायक मंत्री बनाए गए। थोड़ी देर पहले इस मीटिंग में प्रशांत भाई ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि माननीय प्रधानमंत्री आके माननीय मुख्यमंत्री जी को जब कह के जाते हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है इसी प्रेम में, इस उल्लास में, है ना, इस जज्बात में बना दिए गए 7 लोग को बना दिए गए। ये राजनीतिक तौर पे बनाया जा रहा है और एक्सपैंड किया हुआ मंत्रिमंडल है। देखिए, जनता में गलत मैसेज भी जाता है कि जैसे होता ना कि भाई कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो लो भाई थोड़ा तुम भी खा लो, थोड़ा तुम भी खा लो, थोड़ा सा वक्त है इसमें, थोड़ा बहुत तुम लोग भी बना लो अपना अपना चुनाव के पहले। तो ये गलत एक मैसेज है। कोई भी एक समझदार आदमी होगा उसको समझ में आएगा कि आप मंत्री को काम करने के लिए सच में 5 साल चाहिए होते हैं, है ना। आप भैया इतना ही था, काबिल लोग थे, या तो आप काबिल लोगों को मंत्री नहीं बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं मंत्रियों का भी आप पूरी तरह से, मतलब मंत्रालय का आप इस तरह से ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिसके मतलब आप अपनी प्यास बुझा लीजिए, भाई मंत्री बनने का सपना पूरा कर लीजिए। और इसमें इसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बिहार की जनता पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उदासीनता है सरकार में जनता की तरफ से, किस तरफ की उदासीनता है एक बेहतर सरकार स्थापित करने में, उदासीनता है एक सही मायने में जो सुशासन के नाम पे आए थे उसकी तरफ, खुद उसी की तरफ। तो अपने खुद को ही काट रहे हैं ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी ताबूत में खुद कीले ठोक रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री उभर के आए हैं। दुर्भाग्य है ये बिहार का कि ऐसे एक मतलब माहौल से गुजरना पड़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 2025 में जनता सही इंसान का चुनाव करेगी, सही लोगों को चुनेगी जो सही सोच के साथ है और सही में जो बिहार की बेहतरी के लिए काम करे। अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है उसके बाद जो मंत्री पद हैं, कुल 36 मंत्री पद हैं बिहार में, उनमें से 21 भाजपा के खाते में अब चली गई है। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले एनडीए में जेडीयू खुद को बड़ा भाई कहता था, लेकिन अब जैसा परिदृश्य है ऐसा लगता है कि एनडीए में जेडीयू का जो ओहदा है, जो अहमियत है, वो कम होते जा रही है और बीजेपी उस पर हावी होते जा रही है। ये नेचुरल है, ये होगा।
बीजेपी का आप वर्किंग स्टाइल पूरे देश में भी देखेंगे तो यही रहा है ना। कहीं ना कहीं ग्रेजुअली अपनी जगह बनाती है और फिर जिसके दम पे घुसती है उसी को उखाड़ फेंकती है। तो ये तरीका रहा है। तो इतना तो कॉमन सेंस भी अगर मिसिंग है जेडीयू में, तो मुझे लगता है जेडीयू को इस चुनाव के बाद अपना दुकान बंद करके चले जाना चाहिए और लेट दोज सर्वाइव हियर। जिसमें समझ है और जिसमें दम है वही अब बिहार की राजनीति में एक्टिव रहे। आई थिंक जेडीयू जो जिस तरह से अपने आप को पेश कर रही है राजनीतिक तौर पे, यही प्रूव करिए बार बार कि राजनीतिक समझ की बहुत कमी है। आनंद सर, हम इस वक्त होली मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जैसा अपनी बातचीत के परिचय में मैंने बताया कि इस तरह का होली मिलन समारोह कार्यक्रम मैंने नहीं देखा जिसमें कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम हो। आप लोगों की जो संगठन की शुरुआत है, आप लोगों के अभियान की शुरुआत है, अब से तकरीबन 2.25 साल पहले की है, जब 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने एक संकल्प लिया था, प्रशांत जी ने, और 2 सालों के बाद आप लोगों का संगठन इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर कि आप लोग, जैसा कि प्रशांत जी अपने संबोधन में कह भी रहे थे कि हमने सिर्फ अभी उन्हीं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को बुलाया है, अभी हमारे आम कार्यकर्ता नहीं आए हैं। इस संगठन विस्तार की क्या रणनीति है कि इस पर भी अभी बातचीत काफी चली है? जी, देखिए रणनीति यही है कि ज़मीन तक पहुंचना है और ज़मीन तक एक स्ट्रक्चर पकड़ के पहुंचना, एक तरीके से पहुंचना है। एक जनसुराज पार्टी का जो यूएसपी है वो यही है कि बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करती है और ऐसे ही मतलब होता है ना कि वो बाढ़ के पानी जैसा नहीं है, एक व्यवस्थित नदी की तरह बहती है जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों को ऊर्जावान करती है, वहाँ पे मदद करती है चीज़ों को, वहाँ पे सिविलाइजेशन को उठने में मदद करती है। एक नदी बहती है और जो बाढ़ बहता है वो सब खराब कर देता है। और जनरली जो राजनीतिक पार्टियाँ आपको काम करती नज़र आएंगी, स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बाढ़ के हिसाब से काम करती है। और जनसुराज पार्टी एक वैसी नदी बन के निकली है जो कि व्यवस्थित है, संगठित है और तरीके से काम करना चाहती है, जिससे कि आसपास के और इनसे कनेक्ट होने वाला हर इंसान और हर संस्कृति आगे बढ़े। तो यही फ़र्क है। और इसलिए जैसा आप कह रहे हैं विस्तार की बात, तो आपने देखा है किस तरह से हम राज्य स्तर से लेके और बूथ स्तर तक अपने विस्तार का जो हमारा पूरा ढांचा है वो तैयार है और हमारे लोग साथ जुड़ रहे हैं और टाइम बाउंड हम लोग काम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 11 अप्रैल के पहले ये पूरा हमारा संगठन आपको ज़मीन पे एक्टिव दिखेगा और 11 अप्रैल को पूरा बिहार गांधी मैदान में एकत्रित हो रहा है इस संकल्प लेने के लिए कि 2025 के बाद का जो बिहार है और ये पिछड़ा बिहार नहीं रहेगा, ये बिहार अग्रसर होता बिहार होगा, एक बेहतर बिहार होगा। चूँकि अभी आप लोग संघर्ष के दौर में, आपकी पार्टी संघर्ष के दौर में है, अब तक ऐसी कोई जिम्मेदारी पार्टी को मिली नहीं है कि आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। हमें आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्हीं उम्मीदों को बरक्स रखते हुए हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं सर। विपक्षी पार्टियां हों या फिर विपक्ष के कार्यकर्ता हों या फिर वो लोग जो आप लोगों का विरोध करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि पहले की जो राजनीति थी उसमें त्याग और समर्पण का भाव दिखता था, उसके बाद राजनीति की परिपाटी धीरे धीरे बदली और धीरे धीरे वो पेशेवर होती गई। लेकिन अब प्रशांत जी जब से आए हैं वो न सिर्फ पेशेवर हुई है बल्कि उसका व्यावसायीकरण हुआ है, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है। तो आप इस आक्षेप का किस तरह जवाब देंगे सर कि ये कहा जाए अगर जनसुराज के ऊपर कि उसके वॉलंटियर्स, उसके कार्यकर्ता पेड हैं, उन्हें नौकरी दी जाती है, उन्हें पगार दी जाती है और उसके बाद वो काम कर रहे हैं? इस 2 तरह से बात समझे। पहला क्वेश्चन, कॉर्पोरेटाइजेशन, ये वर्ल्ड कॉर्पोरेटाइज्ड हो रहा है ब्रदर। ये गुण है, ये अवगुण नहीं है, ये गुण है। ये दुर्भाग्य है राजनीतिक वालों का कि जो किसी चीज़ का क्लैरिटी नहीं रखते, वो अपने लोगों को भ्रमित रखते हैं। उनका कार्य का तरीका ऐसा है ना कि जैसे आप जानते हैं मछली पकड़ना होता है तो पानी को घोल-मोल कर दिया जाता है। तो राजनीति को इन लोगों ने घोल-मोल करके रखा है और उसमें अपना मछली मार के निकल जाते हैं और पब्लिक को पता भी नहीं चलता कि हो क्या गया। यही जनसुराज ये प्रयत्न कर रहा है, चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर आपको पारदर्शिता आता है। जब चीज़ें प्रोफेशनल होती, कॉर्पोरेटाइज्ड होती है, सो कॉल्ड, उसमें पारदर्शिता आती है। सबसे पहली बात जो आज की राजनीति में नहीं है और जनसुराज ला रहा है, एक नया आयाम खोल रहा है जनसुराज, जो राजनीति करने वालों को समझ नहीं आ रहा है और जनता को भ्रमित कर रहे हैं ये सब बातें करके। दूसरा, पेड वर्कर की आप बात करें, जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आप अभी, जैसे हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि अगर आपके पास मोबाइल है, आप आइए हमारे सत्याग्रह, बिहार सत्याग्रह आश्रम में, आपको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी कि आप 2000 से 15,000 की कमाई अपने मोबाइल से बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हैं, ये सिखाया जा रहा है।
तो आप सोचिए, अभी हम आए भी नहीं है सरकार में। आप जो बोले ना कि पेड वर्कर और पैसे दिए जा रहे हैं, आप सोचिए, यही बात सोचने की बात है। जनता सोचे, हम आए भी नहीं सरकार में, कितनी नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, कितनों का घर चला रहे हैं। आपकी तरह झंडा उठवा के पीछे पीछे नहीं घुमा रहे हैं। जिसको आप सैलरी कह रहे हैं वो ऑनरेरियम होता है। हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो जाके किसी के हाथ ना पसारे, किसी के को ठग के पैसे ना उठाए, इसलिए उसको एक ऑनरेरियम कुछ लोगों को मिला जाता है कि आप ये रहे पैसे आपके पास, इससे जाइए खुद के खाने का व्यवस्था करिए, खुद रहने का व्यवस्था करिए, खुद के संसाधन का व्यवस्था करिए। किसी को ठग के जो राजनीति में क्या सिखाया जाता है, आप कमीशन खोरी सिखा रहे हैं लोगों को। आप जाके देखिए ना, भैया हम इन नेताजी को जानते हैं, काम करा देंगे, इतना पैसा दे दीजिए। ये हमारे लड़के नहीं करते हैं। ये गुण है या वो गुण नहीं है। यही समाज को समझने की ज़रूरत है कि जन स्वराज पार्टी अभी सरकार में नहीं आई और इतने सारे बिहार के बच्चों को रोजगार ही कह लीजिए आप, चलिए कि राजनीति करने में भी आपको रोजगार का प्रबंध कर दी है। और बाकी क्या कर रहे हैं, झंडा उठवा रहे हैं, उनको दरी बिछवा रहे हैं, और जब वक्त आ रहा है लात मार के फेंक दे रहे हैं। तो जनता को समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा पार्टी चाहिए जो पारदर्शिता के तौर पे, आप कॉर्पोरेट कहते हैं, मैं पारदर्शी कहता हूँ। आप कहते हैं कि पेड वर्कर है, मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर वर्कर है। तो इस तरह का समझिए जन स्वराज पार्टी बाकियों से अलग है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो ऐसी कहानी बनाएगा, जिसको समझ में आएगा वो जन स्वराजी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, उस बातचीत को विराम देते हैं। आखिरी सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है। आपने भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी की है, आप एक चर्चित और बेहद कड़क प्रशासनिक अफसर माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले जब आपने लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए अपना नॉमिनेशन किया था, उस वक्त भी हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आपको लेकर कुछ बयान दिए थे। क्योंकि कहा जाता था कि एक वक्त में आप हिमंता बिस्वा शर्मा के काफ़ी करीबी रहे थे, ऐसा लोग कहते हैं सर, ये हमारा कहना नहीं। हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि एक इतने चर्चित, ईमानदार, सम्मानित पुलिस अफसर होने के बाद राजनीति को जिस तरीके से आज के दौर में देखा जाता है, उसको सब जानते समझते हुए भी आपने उस सेवा को छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश किया? आपने जवाब भी दे दिया, सब जानते हुए समझते हुए, इसीलिए छोड़ दिया कि सब जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि सारे लूट खाएंगे देश को, और उसके बाद भी मैं अपना ही घर संभालते रहूँ, अपना ही करियर बनाते रहूँ। लानत है मुझ पर, है ना। कौन आएगा आगे करने, बताइए ना। अगर अच्छे आदमी लोग नहीं आएंगे, सही लोग नहीं आएंगे राजनीति में, तो इन दरिंदों के हवाले कर दे। बिहार कर तो दिया 35 साल में, देखिए लूट खाए इन लोगों ने, खत्म कर दिया। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले कुछ अफसर्स आ रहे थे वहाँ से, वो मुझे फ़ोन किए, बोले बहुत सीरियसली यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम यूपी से बिहार आए, कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर बोल दिया सर बिहार इंटर हो गए। रास्ते का खड़खड़ाना जैसे शुरू हुआ, पता चल गया कि भैया यूपी से बिहार, जबकि यूपी भी एक टाइम में बिहार के समकक्ष माना जाता था खराब के हिसाब में। आज देखिए ये अवस्था है। तो स्वामी विवेकानंद की बात आप याद करिए कि उन्होंने कहा था कि जब तक कि समाज में कमज़ोर, गिरे हुए, पिछड़े हुए लोग हैं, तो मैं उस हर आदमी को दोषी मानता हूं जो उनके रिसोर्सेज के दम पे, उनके पिछड़ेपन, वो पिछड़े रह गए कहीं ना कहीं, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके आप आगे बढ़ गए हैं और आज आप उनको दरकिनार और पीछे छोड़ दिए। लानत है ऐसे समाज पे और ऐसे आगे बढ़े हुए लोगों पे। इसी कैटेगरी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। दूसरा डेफिनेटली एक मेरा पर्सनल फीलिंग है जो मातृभूमि के लिए है, क्योंकि दुर्भाग्यवश कि मेरे पिताजी को भी पलायन करना पड़ा था, मेरी पढ़ाई बाहर हुई, मैं जॉब में बाहर रहा, तो मैं बिहारी हो के भी बिहार में नहीं रह पाऊँ, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए मेरे लिए मुझ में ज़्यादा प्रेम है बिहार के लिए। तीसरा एक जो चीज़ है कि आप देख लीजिए, अगर पर्सनल लेवल पे, एकदम पर्सनल लेवल पे, क्रूड लेवल पे मैं आपको समझाऊं कि एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं। क्या पूरे 24 घंटे सोते रहेंगे या 24 घंटे खाते रहेंगे, एक ही काम करेंगे? बहुत कुछ करना है ना, वही 24 घंटे। वैसी एक ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, तो इसमें खाली नौकरी करके और मर जाएँ, इसीलिए पैदा हुए थे, तो इसलिए भी आए। आखिर में सर थोड़ा सा एक कसक बाकी रह गई है। एक सवाल मन को जहन में घूम रहा था, और सवाल ये घूम रहा था सर, पिछला चुनाव आपने लड़ा, उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, ऐसा कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी आपको। अब आप जन स्वराज के एक समर्पित और सम्मानित कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज में आज के दौर में सबसे मूलभूत अंतर आपको क्या लगता है? मूलभूत अंतर देखिए, इसमें तो कभी कंपैरिजन में नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है कि जन स्वराज पार्टी एक अलग लीग स्टार्ट करी है राजनीति में, है ना।
और एक मूलभूत जो अंतर है कि जन स्वराज पार्टी ज़मीनी मुद्दों को लेकर चलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करके काम करना चाहती है। आप धर्म का बात कर ले, जाति का बात कर ले, मंदिर मस्जिद की बात कर ले, लड़ाई की बात कर ले, एक को दूसरे से डराने की बात कर ले, इन मुद्दों पे बात करना चाहती है, बल्कि ज़मीनी मुद्दे कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। और यही दुर्भाग्य भी रहा है भाजपा के साथ कि ज़मीन से कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी एकदम उसके उल्टा है कि पूरी तरह से ज़मीन से जुड़ के ज़मीन के मुद्दों को उठा के, और उनको फोकस क्लियर है कि हमें एक बेहतर बिहार बनाना है और बिहारियों को उनका सम्मान दिलाना है, इसके लिए काम करिए। और आप भाजपा में उल्टी तरफ देख लीजिए तो एक पर्टिकुलर इंसान को बनाना है, उसको सम्मान दिलाना है, उसके राज्य को आगे बढ़ाना है, सब उस पर लिए काम करें। ये मूलभूत अंतर है, यही बुनियादी है। यस यही बुनियादी। बहुत बहुत शुक्रिया सर पीपीएम टाइम्स बिहार के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे बिहार नहीं बल्कि देश के पूर्व चर्चित आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा, जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। हम उनसे बात कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले दौर में कैसा होगा जन स्वराज पार्टी का भविष्य, जन स्वराज पार्टी आने वाले दौर में क्या और करने जा रही है और आगे उसकी रणनीति क्या है। आप बने रहे हमारे साथ पीपीएम टाइम्स बिहार पर। देश दुनिया, बिहार और झारखंड की और भी खबरें हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।